जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, सबसे पहले तो आप सभी लोग जो है वो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग आपके जितने भी मित्र हैं उनके साथ आप लोग एक बार वीडियो जो है उसको शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कर लीजिएगा @सिलेक्शन मेंटर। इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोग जो है वो क्लास की PDF जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग भाई वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर जो है आप लोग थंब दिखाइएगा, फिर हम लोग जो है वो क्लास को शुरू करते हैं। और बाकी आप लोग बताइएगा, एक थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट वगैरह कर दिया करिए आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद, तो मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो सबसे पहले तो जो है वीडियो को शेयर करिएगा। हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सचिन सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो पुस्तक के लेखक कौन हैं? बोरिया मजूमदार, राखी कपूर, अनुराग बेहर, कैलाश सत्यार्थी। देखिएगा, ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है जिसका नाम क्या है कि सचिन सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। तो इसको किसने लिखा है तो इस पुस्तक को बताना है। और अगर आपसे सचिन की आत्मकथा पूछ ली जाए तो उसको भी आपने बताना है। सचिन की आत्मकथा, इसको भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, दोनों ही प्रश्न आप लोगों को बताना है। तो सचिन सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, इस पुस्तक के लेखक है बोरिया मजूमदार। क्या नाम है इनका? बोरिया मजूमदार है। तो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। राखी कपूर जो हैं इनकी पुस्तक है नाउ यू ब्रीथ। और ये सारी पुस्तकें जो हैं वो 2023 की हैं, तो इनको सारी को आप लोग बढ़िया से पढ़ के रखिएगा। फिर अनुराग जो बेहर हैं इनकी पुस्तक है अ मैटर ऑफ हार्ट, अ मैटर ऑफ हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहले दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर हैं। कैलाश सत्यार्थी, इनकी पुस्तक का नाम है तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम पहले क्यों नहीं आए। अच्छा, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का। तो ये नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी जी को किस वर्ष मिला, ये आप लोगों को बताना है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मैंने आपसे पूछा है कि कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इनको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला है ये आप लोगों को बताना है। और किसके साथ मिला है? मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला है और ये भारतीय हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या 26 अप्रैल? जल्दी से बताइएगा। और जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं उनके आंसर आप लोग जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा बच्चा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं हम लोग? इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इसके साथ में आप लोग ये भी बताइएगा कि हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, ये भी बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं ये भी आप लोग बताना है। ठीक है, इसके साथ में आपको ये भी बताना है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, ये भी बताना है आप लोगों को कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम लोग कब मनाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोगों को आंसर करने हैं। तो देखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो हम लोग कब मनाते हैं? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? 26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं बच्चा। क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके साथ में 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो 25 अप्रैल को हम लोग विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसके साथ में मैंने आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं और राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। ठीक है, बाकी सारे प्रश्नों का मैंने आप लोगों को डिटेल बता दी है, तो सारे के सारे प्रश्न जो हैं इनको नोट कर लीजिएगा, या अगर इसकी पीडीएफ है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? आजमगढ़, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर या श्रावस्ती? देखिएगा, सबसे पहले तो भारत का लिंगानुपात क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो बच्चा वो जौनपुर जिले का है। जौनपुर जिले का कितना लिंगानुपात है? 1024। दूसरे नंबर पे आजमगढ़, इसका 1024 है। और सबसे कम लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में, सबसे कम लिंगानुपात अगर किस जिले का है तो वो हो जाएगा आप लोगों का गौतम बुद्ध नगर का, और कितना हो जाएगा? 851। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता या न्यूनतम साक्षरता, क्या पूछ लिया जाए आपसे? श्रावस्ती जिले में क्या है उत्तर प्रदेश की? न्यूनतम साक्षरता है। और गौतम बुद्ध नगर में क्या है? अधिकतम साक्षरता है। ये भी याद रखिएगा। भारत का लिंगानुपात कितना है बेटा? 943 है। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? जल्दी से बताइएगा। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? और कितना कम है? तो 31 कम है। ठीक है, कितना कम है? 31 कम है। और इस प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोरो मेला लगता है? बलरामपुर, गोरखपुर, कासगंज या वाराणसी? अच्छा, इसी के साथ में बताइएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला किस जिले में लगते हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं और न्यूनतम मेले किस में लगते हैं? और न्यूनतम मेला किस जिले में लगता है? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। और किस जिले में सोरो मेला लगता है? बाकी जितने जिलों के आपको पता हो मेलों के नाम तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी स्पेशल से प्रश्न आने हैं, तो आप लोगों को अच्छे से चीज़ें याद होनी चाहिए। तो देखिएगा, बलरामपुर में जो है वो देवी पाटन मेला लगता है। कौन सा लगता है बेटा? देवी पाटन मेला लगता है। गोरखपुर में जो है वो कौन सा मेला लगता है? जल्दी से बताइएगा। तो गोरखपुर में जो है वो खिचड़ी मेला होता है। ठीक है, कासगंज जिले में जो है वो सोरो मेला लगता है। और वाराणसी के अंदर जो है वो ध्रुपद मेला लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ध्रुपद मेला कहाँ पर लगता है? तो वाराणसी में। अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं और किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? तो सर्वाधिक मेले जो है वो मथुरा में लगते हैं। ठीक है, किस जिले में लगते हैं? मथुरा में। और सबसे कम मेला जो न्यूनतम मेला है वो पीलीभीत जिले में लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं बेटा? पीलीभीत जिले में लगते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, पीलीभीत के पास से ही कौन सी फुलहर झील है जिससे कौन सी नदी निकलती है? तो आप सभी को पता होगा कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी। ठीक है, और पीलीभीत जो है वो नेपाल से अपनी सीमा भी स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी,
बाला साहेब गंगाधर खरे या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? जल्दी से बताइएगा 5वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। और देखिएगा, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और भैया शेयर भी कर देना आप लोग, पैसा नहीं जा रहा है इन सब चीज़ों का, ठीक है। क्लास पसंद आ रही है तो थोड़ा सा बता भी दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद कैसी लग रही है। तो देखिएगा, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है बच्चा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जो थे, ये किसके सदस्य थे? तो जो प्रारूप समिति बनी थी ना, इसके ये सदस्य थे, और इन्होंने ही संविधान को क्या कहा था? कुंजी कहा था। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। जो बाला साहब गंगाधर खरे थे, ये 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, जो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। जनसंघ की स्थापना कब की थी? 1977 में की थी, जो बाद में बदलकर क्या हो गया? जनता दल हो गया 1980 में, और बाद में बदलकर बीजेपी हो गया, ठीक है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर अपनी नई पार्टी का गठन किया था। तो प्रश्न बनता है कि मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है हमारा कि जून 2023 तक भारत के नागरिकों के कुल कितने कर्तव्य हैं? 10, 8, 11 या 12? तो देखिएगा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा नहीं थी। इनको कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में। किस सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी? स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसने सिफारिश की थी भारत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए, ठीक है। इसके साथ में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा हमने किस देश के संविधान से ली है? तो रूस के संविधान से ली है। और जब संविधान लागू हुआ था तब कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10 थे। कितने थे? 10 थे। और वर्तमान में कितने हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 11वां मूल कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया बच्चा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो है वो आपका मौलिक कर्तव्य भी है। मौलिक अधिकार तो है ही है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपका मौलिक कर्तव्य भी है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है, सरकार। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? छठे प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है कि भारतीयों को जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में किस क्षेत्र से मिलता है? मतलब जो हमारी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है हमको किस क्षेत्र से मिलता है? जल्दी से बताइएगा। जो हमारी जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ी भागीदारी किसकी है? जल्दी से बताइएगा। तो सबसे बड़ी भागीदारी है बेटा सेवा क्षेत्र की। इसकी जो सर्विस सेक्टर होता है सबसे ज़्यादा भागीदारी है इसकी 54%, ठीक है। और जो कृषि क्षेत्र है हमारा, कृषि क्षेत्र की, और जो कृषि क्षेत्र है इससे हमको कितना जीडीपी में मिलता है? तो 17.1%, ठीक है। ये याद रखिएगा सारे डाटा, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको कहा जाता है? प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो किसको कहा जाएगा बेटा? कृषि क्षेत्र को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? कृषि क्षेत्र को कहा जाएगा। क्यों इसको अच्छा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है? क्योंकि जो 51% रोजगार है, ठीक है, वो किससे हमको मिलता है? कृषि क्षेत्र के लोगों से। कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे हैं उससे रोजगार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न देखिएगा,
जीडीपी का अगर सबसे बड़ा हिस्सा पूछा जाए तो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है। लेकिन अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ पूछी जाए तो वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा बेटा? कृषि क्षेत्र हो जाएगा। दोनों प्रश्नों में अंतर है, दोनों प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है हमारा कि अंचार झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, असम, बिहार या मेघालय? तो बताइएगा कि अंचार झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है बेटा? डल झील है, ठीक है, बूलर झील है, बेरी नाग है, शेषनाग है, ठीक है, नागिन झील है। तो ये सारी कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में है। असम में बेटा कौन सी है? तो असम में एक तो हफलोंग झील है, कौन सी है? हफलोंग है। एक दिहिंग है, कौन सी है बच्चा? दिहिंग है। एक हैजोंग है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बिहार में जो है वो कांवर ताल झील है, कौन सी है? कांवर ताल झील है, ठीक है। और मेघालय में जो है वो उमियम झील है, कौन सी है? उमियम झील है। अब आप लोग सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अंचार झील जो है वो जम्मू कश्मीर में अंदर है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की मीठे पानी की झील, मतलब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो बूलर हो जाएगी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल? बताइएगा। अच्छा, भारत कितने राज्यों के साथ, कितने देशों के साथ सीमा स्पर्श करता है, ये भी आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ में। कितनी? 4096 किलोमीटर। बेटा कितनी करता है? 4096 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ में कितनी करता है? तो 3323 किलोमीटर, ठीक है। कितनी करता है? 3323 किलोमीटर। और जो चीन है, चीन के साथ में कितनी सीमा स्पर्श करता है? जो 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर। और नेपाल के साथ में कितनी सीमा स्पर्श करता है? तो 1751 किलोमीटर। कितनी? 1751 किलोमीटर। कल मैंने आप लोगों को बताया था म्यांमार के साथ कितनी सीमा स्पर्श करता है? तो 1643 किलोमीटर। कितनी? 1643 किलोमीटर। और भूटान के साथ में कितनी सीमा स्पर्श करता है? तो 699 किलोमीटर। और अफ़गानिस्तान के साथ में कितनी सीमा स्पर्श करता है? तो 106 किलोमीटर। चाहे 107 भी लिखा हो सकता है, तो कोई समस्या नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम किसके साथ में? तो अफ़गानिस्तान के साथ में सीमा स्पर्श करता है, ठीक है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये आप लोगों का क्या है? बांग्लादेश है। क्या है ये? जो जितना भी सफ़ेद सफ़ेद है ये, ठीक है, ये क्या है आप लोगों का? बांग्लादेश है। अब आप लोग खुद देखिएगा कि बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य जो हैं वो सीमा स्पर्श कर रहे हैं, जल्दी से। तो देखिएगा, एक तो है वेस्ट बंगाल, कौन सा दिख रहा है भैया? एक कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इसके साथ में और कौन सा है? तो पहला हो गया पश्चिम बंगाल। दूसरा देखिएगा, यहाँ से आप लोग ऐसे चलिएगा और आते आते हम लोग कहाँ पर? तो ये देखिएगा, दूसरा यहाँ पर सीमा किसके साथ लगती है? असम के साथ में। तीसरी सीमा ये किसके साथ लगती है? मेघालय के साथ में, ठीक है। और फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो ये सीमा किसके साथ में लगती है? त्रिपुरा के साथ में। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि देखिएगा, ये हमारा पीला वाला त्रिपुरा है, और त्रिपुरा तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? इस किससे घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश, सॉरी, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, ये सीमा किसके साथ में लगती है? मिजोरम के साथ में। तो कौन कौन से राज्य हो गए? पश्चिम बंगाल। कौन कौन से राज्य हो गए बेटा? पश्चिम बंगाल, इसके बाद में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हीं राज्यों के तो साथ सीमा लग रही है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में अगर आपको दिख रहा होगा, अगर पूछ लिया जाए बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा कौन स्पर्श करता है? तो पश्चिम बंगाल। आप लोग ऐसे देखिएगा, यहाँ से पूरा कहाँ तक? यहाँ तक बाउंड्री जो है वो कौन स्पर्श करता है?
अकेले जो है वो वेस्ट बंगाल स्पर्श करता है। लगभग 2217 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ में बांग्लादेश अपनी साझा करता है। अगर यहीं पर आपसे प्रश्न बच्चा पूछ लिया जाए कि भूटान के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं, तो देखिएगा ये भूटान है, और आपको दिख रहा होगा ये देखिएगा पीला वाला कौन है, ये पूरा बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पर सिक्किम, ठीक है, बांग्लादेश सिक्किम। यहाँ पर कौन सर्च कर रहा है, देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर कौन सा है, असम। तो 4 राज्य जो हैं वो भूटान के साथ में भी सीमा स्पर्श कर रहे हैं। कौन कौन से, एक तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। सारे याद रखिएगा, फिर कहिएगा मत बताए। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि म्यांमार के साथ कौन सा करता है, तो देखिएगा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम, कल मैंने बताया था। तो देखिएगा 3 राज्यों की मैंने आप लोगों को बता रखे हैं मैप के द्वारा कि किस किस राज्य में कौन कौन सीमा अपनी स्पर्श करता है। तो सारे प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अगर मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। आप लोग जो एलईडी देखते हैं और एलसीडी, इन दोनों का बताइएगा पूर्ण रूप क्या होता है, इनको क्या कहते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड, लीनियर इमरजेंसी डिवाइस, लिक्विड इमिटिंग डिस्प्ले, या इनमें से कोई नहीं। और एलसीडी को क्या कहते हैं ये भी आप लोग बताइएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा सही आंसर आप लोगों के क्या होना चाहिए। तो देखिएगा एलईडी का पूर्ण रूप जो है वो क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड है। और एलसीडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा कि कोबलामिन विटामिन किसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन E या विटामिन B12। बताइएगा कि कोबलामिन विटामिन जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है। तो सही आंसर आप लोगों का बच्चा 11वें प्रश्न का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा विटामिन B1 का नाम क्या है, तो थायमिन है। क्या कहते हैं बेटा, थायमिन कहते हैं ना। विटामिन C का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन E का वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। और विटामिन B12 जो है वो किसका नाम होता है, तो कोबलामिन, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ का पदभार किसने संभाला है। और साथ में आपको ये भी बताना है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। और इसके साथ में अगला प्रश्न ये भी है कि भारतीय नौसेना की किस सेलबोट ने 50वें, ये यहाँ पर 50वां कर लीजिएगा, ठीक है, 50वें केपटाउन टू रियो ट्रांस अटलांटिक समुद्री दौड़ 2023 में भाग लिया, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा इंडियन ओवरसीज बैंक जो है इसके एमडी और सीईओ का पदभार जो है वो अजय कुमार श्रीवास्तव ने संभाला है 2023 के, ठीक है, अजय कुमार श्रीवास्तव। देखिएगा मैं लगभग रोज़ एक आध नियुक्ति भी आप लोगों के लिए ले लेता हूँ कि जिससे कि है कि आप लोगों को एक साथ सारी चीज़ें ना पढ़नी पड़े। और इसका मुख्यालय जो है इंडियन ओवरसीज बैंक का कहाँ पर है बेटा, तो चेन्नई के अंदर स्थित है। कहाँ पर, चेन्नई के अंदर स्थित है। अच्छा, भारतीय नौसेना की किस सेलबोट ने 50वें केपटाउन रियो ट्रांस अटलांटिक समुद्री दौड़ 2023 में भाग लिया। तो देखिएगा किसने भाग लिया, यहाँ पर देख लीजिएगा INSB तारणी। किसने लिया, INSB तारणी, ठीक है। ये देख लीजिएगा हमारी सेलबोट है जिसमें INS तारणी में इसमें भाग लिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन पाताल लोक शुरू किया, बताइएगा। और ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है, और वायुमंडल का सुरक्षा कवच किसको कहते हैं। तीनों प्रश्न आप लोग बताइएगा जल्दी से, सही आंसर क्या होने चाहिए। तीनों ही प्रश्न अच्छे हैं, एक लेवल है। तो देखिएगा किस राज्य सरकार के द्वारा अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन पाताल लोक शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यूपी। ओजोन जो छिद्र होता है ना, इसका निर्माण बेटा सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो अंटार्कटिका के ऊपर होता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक है। कहाँ पर होता है, अंटार्कटिका के ऊपर होता है।
और क्यों वो, अच्छा इसका सबसे ज़्यादा ओजोन छिद्र जो है वो बड़ा क्यों हो जाता है? तो क्लोरीन के कारण। क्यों? जो क्लोरीन पाई जाती है ना, क्लोरीन के कारण पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, वायुमंडल की सुरक्षा कवच किसको कहा जाता है? तो बेटा ओजोन परत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वायुमंडल की सुरक्षा परत ओजोन परत को कहा जाता है। अच्छा, ओजोन परत जो है वो ये कहाँ पर पाई जाती है? वायुमंडल के किस भाग में? तो बेटा समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन की खोज किसने की, तो ओजोन परत की खोज किसने की बेटा? यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, खोज किसने की थी? तो यहाँ इसकी खोज जो है वो 1913 में हेनरी बुशन, किसने? हेनरी बुशन और एक वैज्ञानिक थे फेबरी चार्ल्स। क्या नाम था? फेबरी चार्ल्स। ठीक है, इनके द्वारा जो है किसकी? ओजोन परत की खोज की गई थी। ठीक है, वायुमंडल का सुरक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, और दूसरा प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? और बाकी मैंने जो कल आंसर पूछे थे तो उनके कुछ लोगों ने आंसर सही सही दिए हैं, तो अभी जो है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अरब सागर में सबसे गिरने वाली सबसे लंबी नदी जो है बच्चा, वो कौन सी है? नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है बेटा? तो नर्मदा नदी जो है बेटा अमरकंटक के पठार से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से ये निकलती है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में, मैंने आप लोगों को बताया था, ये 2-3 जलप्रपात बनाती है, तो उनके अगर नाम आप लोगों को पता है तो लिख दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो कौन सी है? चेनानी नासरी है। कौन सी है बेटा? चेनानी नासरी है, जो कि जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, इस चेनानी नासरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। ठीक है, और ये कितनी लंबी है? तो बेटा 9.02 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और ये किस दर्रे में पाई जाती है? तो बेटा जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रा में। कहाँ पर है ये? जोजिला दर्रा में है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, ये तो सड़क सुरंग है, लेकिन अगर सबसे लंबी सुरंग पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगी अटल सुरंग। हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रे के अंदर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिएगा, कल कुछ मैंने प्रश्न पूछे थे आप लोगों से, तो सबसे सटीक आंसर तो दिए हैं निशा ने, पूजा ने आंसर किए थे, मुकेश यादव मतलब ज्योति ने आंसर किए थे, बाकी भैया आंसर नहीं किए हैं। तो देखिए, मैंने पूछा था पहला प्रश्न कि केंद्र सरकार के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो बेटा अभी हाल ही में दानिश मंजूर को बनाया गया है, और सोनू सूद जो थे वो पहले बनाए गए थे। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पहल जो है वो यूपी सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। और भारत की किस नदी को खूनी नदी कहते हैं बेटा? तो लोहित नदी को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? लोहित नदी को कहते हैं। ठीक है, तो पूजा बेटा ये सही कर लेना आप, सोनू सूद वाला, बाकी आप लोगों के भी सही हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड। अरुण कुमार सक्सेना, ये पता नहीं क्या लिख दिया तुमने। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रिवर है, बाकी ये सोनू सूद वाला मुकेश आप भी सही करना, चिनाब और लोहित। ठीक है, चलिए बाकी मैंने आज के लिए आप लोगों के 4 प्रश्न होमवर्क के रखे हैं, इनको भी आप लोगों को बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद सबका आंसर करिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है? और भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, चारों प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के हैं, आंसर करिएगा, क्लास खत्म हो जाए। इसके साथ में आप लोग ये भी बताइएगा आप लोगों को वीडियो वगैरह कैसी लगी, तो एक पॉजिटिव कमेंट भी करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी PDF के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,